चलिए बीच में एक जज साहब का डिस्कशन कर लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसमिसल दिया उसके साथ जो टिप्पणी करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने कारनामों के बावजूद जिला जज साहब, इतने कारनामों के बावजूद जिला जज साहब सीट पर हैं। मैं तो ताज्जुब करता हूं कि इनको तत्काल सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। जज साहब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट आए थे क्योंकि हाई कोर्ट ने विजिलेंस की, यानी कि जो हाई कोर्ट की विजिलेंस होती है, विजिलेंस की इन्वेस्टिगेशन जज साहब के खिलाफ बिठा दी थी। अब हाई कोर्ट ने विजिलेंस की जो वो बिठाई उसके खिलाफ उनको लगा कि ये तो गलत हो गया, तो वो हाई कोर्ट ने गलत विजिलेंस हमारे खिलाफ बिठा दी है, इंक्वायरी बिठा दी है विजिलेंस इंक्वायरी की, इसलिए आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट मामला पूछते समय उसने जो फैक्ट सामने निकल कर आए, जो तथ्य सामने निकल कर आए, वो तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट भी सुन नहीं पाया। बैकग्राउंड समझिए। मद्रास का मामला है, यानी कि तमिलनाडु का मामला है। तमिलनाडु के एक डिस्ट्रिक्ट जज का मामला है। वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने अपनी पावर का कैसे दुरुपयोग किया, मतलब ऐसे इलस्ट्रेशन बहुत कम मिलते हैं। हालांकि गुस्से में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और पावर का तो ये कहा जाता है लेस पावर लेस करप्ट, मोर पावर मोर करप्ट, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट करप्ट। जितनी पावर होगी, अगर पावर के साथ मर्यादा नहीं होगी, अगर पावर के साथ सदाचार नहीं होगा, तो निश्चित तौर से पावर का मिसयूज होगा। निश्चित तौर से पावर का मिसयूज वैसे होगा जैसे रावण के पास पावर थी लेकिन सदाचार नहीं था। रावण के पास पावर थी लेकिन उसकी मर्यादा नहीं थी। रावण के पास पावर थी लेकिन वो सदाचारी नहीं था। अब वो सदाचारी नहीं था, इसलिए रावण के पास शक्ति होना ही विश्व के लिए विनाश का कारण बनता है। अब वो एक्सट्रीम इलस्ट्रेशन है जिनमें वध करना पड़ा, लेकिन छोटे इलस्ट्रेशन भी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अंग्रेज हमको दे गए। आज मोदी जी ने बड़ा अच्छा वक्तव्य दिया है अयोध्या के मामले में। अयोध्या में उन्होंने कहा कि भाई मैकाले की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, और जो मैकाले हमें मानसिकता देगा अगले 10 साल में हमको उस मानसिकता से बाहर आना है, तब हम 2047 में भविष्य का भारत बना पाएंगे। हम आज़ाद जरूर हो गए लेकिन 70 वर्ष बाद भी हमारे मस्तिष्क पर मैकाले हावी है, और हमारे पास जो एजुकेशन है वो मैकाले की एजुकेशन। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि आप राम के आदर्शों को पालन करेंगे तो सदाचारी हो जाएंगे। भगवान राम जब यहां से गए थे तो वो युवराज राम थे, और लौट कर आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो गए थे। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मतलब है कि जब उनके पास एब्सोल्यूट पावर आई, जब वो सरकार बने, यानी कि जब वो राजा बने, तो राजा बनते समय एब्सोल्यूट पावर जब सामने आई तब मर्यादाएं आ चुकी थी। So whoever officer having the power without any restrictions, without knowing how to use it, इसका मतलब ये हो गया कि वो मिसयूज कर सकता है और मिसयूज करेगा। ये डिस्ट्रिक्ट जज ने अपनी पावर्स का मिसयूज कैसे किया, इसको समझिए। डिस्ट्रिक्ट जज साहब का एक पीएसओ, पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर, उनके पास होता है, डिस्ट्रिक्ट जज को मिलता ही है। पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर से कुछ उनकी परिवार से, और पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर चूंकि उनके साथ ही रहता था, कुछ हॉट टॉक हो गई। पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर से हॉट टॉक हो गई, जज साहब कुछ नहीं बोले, मामला दब गया। उसी पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर, यानी कि जो पुलिस उनके पास थी, वो पुलिस वाले के खिलाफ, मतलब उसके परिवार के खिलाफ एक मुकदमा कोर्ट में गया। उसके ससुर उसमें शामिल थे, ससुर और बाकी उनके परिवार के लोग शामिल थे, ये व्यक्ति भी शामिल था जिसके खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया। वो थाने में गए। थाने में कोई पार्वती नाम की महिला थी, उसने एफआईआर लिखने की बात करी। हालांकि दोनों को बुलाया गया, दोनों को बुलाकर सही से बैठकर सेटलमेंट करवा दिया पुलिस ने। पुलिस ने कहा भाई ये जो दुकान का सामान लेन देन का मामला है इसको सेटल कर लीजिए। मामला सेटल हो गया। और हम जानते हैं कि हमारा जो प्रयास है, लगातार सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन की बात कर रहा है, आर्बिट्रेशन की बात कर रहा है, आउटसाइड ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर रहा है, ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहा है, क्योंकि हमारे पास लिस्पेंडेंस बहुत है। इसलिए मुकदमे आपस में बिठाकर कितने सॉल्व करवा दिए जाएं, ये पहला प्रयास होना चाहिए। फैमिली कोर्ट उसी के लिए बना था। तो जब कोर्ट लगातार मीडिएशन सेंटर खोल रहा है, और यहां तक हम मीडिएशन, कम्युनिटी मीडिएशन को भी हम खोल पाए हैं। कम्युनिटी मीडिएशन जब हमारे पास खुल गया है, तो ऐसी परिस्थिति में जब कम्युनिटी मीडिएशन हमारे पास खुला हो, और मोदी जी अभी उद्घाटन करके आए, तो कम्युनिटी मीडिएशन की कम्युनिटियों के बीच में जो आपस में समस्या रहती है उसको भी सॉल्व कर लिया जाए।
जज साहब को पता लगा, क्योंकि पीएसओ था, पीएसओ के मामले में, और पीएसओ बदतमीज था या उससे कुछ हॉट टॉक हुई थी, तो जज साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर थी, उन्होंने पुलिस को बोला कि इसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए, दोनों के खिलाफ एफआईआर लिखी जाए। जब एफआईआर नहीं लिखी गई तो उन्होंने फिर से फोन किया, फिर से बात करी, एफआईआर लिखी नहीं, मैं कार्रवाई करूंगा तुम्हारे खिलाफ। 2 एफआईआर लिख ली, एक इधर से लिखी गई, एक उधर से लिखी गई। एफआईआर लिखने के बाद गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी के बाद ये लोग जेल चले गए। जेल जब चले गए, SC/ST एक्ट लगाया गया, क्योंकि जिसने मुकदमा लिखवाया वो SC/ST के तहत रहा होगा। SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया। फिर परिवार जज साहब के पास आया होगा, जज साहब से उन्होंने बात करी तो जज साहब ने बेल दे दी। SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद बेल दे दी। फिर जज साहब ने DSP को बुलाया, भाई इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंचा। DSP आया, उसने कहा कि साहब मामले में जान नहीं है, पार्टी करना नहीं चाहती, जो भी उसने जवाब दिया। जज साहब नाराज हो गए। जज साहब ने कहा कि इसको अभी गिरफ्तार करो। DSP जिससे रिपोर्ट मांगी गई उसको तलब कर लिया अदालत में। अदालत में तलब करने के बाद वहीं पर कहा इसको गिरफ्तार किया जाए, और उसको अपनी सिक्योरिटी से गिरफ्तार करवा के अपनी गाड़ी से जेल भेज दिया। अपनी गाड़ी से गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया, और वो DSP जेल चला गया, यानी कि पुलिस ऑफिसर जेल चला गया। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मामले में जज साहब ने पूछा कि आओ हमें बताओ तुमने कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंचा, मैंने ये मुकदमा, इसकी जमानत हो गई, बाकी का इस पर कठोर चार्ज बनाइए, जो भी उन्होंने कहा हो। और फिर खुद ही जमानत भी दे दी, सुमोटो मुकदमे लिखवा दिए, सुमोटो जमानत दे दी। मतलब मैंने गिरफ्तार करवाया तो मैं जमानत दे दूंगा, क्या है, मैंने मुकदमा लिखवाया तो मैं जमानत दे दूंगा, क्या है। तो खुद ही सुमोटो मुकदमा लिखवाया, सुमोटो जमानत दे दी, सुमोटो सारे काम कर लिए अपने आप ही कि भाई हमें पता लगा तो ये सुमोटो हो गया। पार्टी जब फंस गई, मालूम पड़ा दोनों मीडिएशन करना चाहती थी, पार्टी जब फंस गई, दे हैव गॉन टू द हाई कोर्ट एंड दे अप्रोचेस टू द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सीन द ब्लंडर कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा हो, ना चार्जशीट सबमिट हुई है, ना पुलिस रिपोर्ट आई है, ना अभी चलान आया है, DSP को गिरफ्तार करवा दिया जज साहब ने, और SC/ST एक्ट में जमानत दे दी सुमोटो। जबकि SC/ST एक्ट में तो जमानत ऐसे मिल नहीं सकती, चार्जशीट लग गई, कुछ ना कुछ तो आता, कुछ तो डॉक्यूमेंट होता, कोई तो गवाहियां शवाइयां होती। हाई कोर्ट के सामने जब DSP गिरफ्तार हुआ, इसकी रिपोर्ट गई, सुमोटो जज साहब ने कॉग्निजेंस लिया, इसकी बात आई, पुलिस से सुमोटो इनिशिएट करके मुकदमा लिखवाया, जबकि मुकदमा दोनों का सेटल हो चुका था। पहले PSO से उनकी दो हाथ हो चुकी, दो मतलब मुंह से कुछ हो चुका था, आपस में टकराव हो चुका था। ये सारे फैक्ट जब हाई कोर्ट के पास गए तो हाई कोर्ट ने भी माथा पकड़ा, और हाई कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट ने आदेश किया, विजिलेंस बिठाया कि भाई इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ये मामला क्या है पूरा। अब वो जो हाई कोर्ट की विजिलेंस कमीशन बना, विजिलेंस कमीशन ने जज साहब का के खिलाफ रिपोर्ट लगा दी और ये कहा कि भाई ये जो है वो ये तो मिसयूज ऑफ पावर है, और DSP को गिरफ्तार करवा दी, वो भी अपनी गाड़ी से। मतलब न तो प्रक्रिया का पालन किया गया, तो हाई कोर्ट ने कहा प्रक्रिया का पालन नहीं किया। फिर इंक्वायरी कमीशन ने कहा कि भाई ये तो जज साहब जो हैं वो पावर है, चूंकि गिरफ्तार करने की तो गिरफ्तार करवा लो, पावर है मुकदमा लिखवाने की तो किसी का भी लिखवा दो, पावर है जमानत देने की तो लिखवा दो। हाईकोर्ट ने कहा ड्यू प्रोसेस तो पालन करना ही चाहिए। जज साहब चले आए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आकर जज साहब ने ये कहा कि साहब ये जो विजिलेंस है ये तो पहले कभी हुई नहीं, ये अगर हमने पावर मिसयूज किया है तो हाई कोर्ट ने भी तो पावर मिसयूज किया है। अब देखिए जज साहब के वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि अगर मैंने पावर का मिसयूज करते हुए ये काम किए हैं, मैं मानता हूं कि मैंने पावर का मिसयूज किया है, बट हाई कोर्ट ने भी तो पावर का मिसयूज करते हुए विजिलेंस हमारे खिलाफ बिठाई है। क्या किसी डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ जुडिशियल ऑर्डर करने पर विजिलेंस बिठाई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने सुना और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज कि क्या कह रहे हो, ये क्या लेकर आए हो। SC/ST एक्ट का मुकदमा आया, पब्लिक प्रॉपर्टी का, तमिलनाडु पब्लिक प्रॉपर्टी प्रिवेंशन ऑफ डैमेज एंड लॉस एक्ट 1992 का मामला बनता है, BNS के 296 115 का मामला बनता है, सेक्शन 4 तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एक्ट 2002 का मामला बनता है। ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट अगर आप उनको बाहर निकालने का आदेश कर रहे हैं तो आपके पास जो ये तो कंप्लेंट आता, पुलिस रिपोर्ट आती, कुछ भी तो होता। आपने मुकदमा लिख दिया, सामने वाले ने बंद कर दिया, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई कंप्लाइंस नहीं, कोई आपके पास काम नहीं, और आपने उनको जमानत दे दी और पहले आप ही ने गिरफ्तार करवाया।
और फिर डीएसपी को, पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ हम पहले से कह चुके हैं कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। आपने पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके अपनी सरकारी गाड़ी से जेल भिजवा दिया। इसको ऐसे समझना चाहिए कि पब्लिक ऑफिसर्स जो रहते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रहती है या पुलिस रहती है, पुलिस को गिरफ्तार करने का अधिकार तो है, जेल भेजने का अधिकार नहीं होता। पुलिस किसी मामले में 24 घंटे से ज्यादा किसी व्यक्ति को अपने पास नहीं रख सकती। पुलिस ने अगर 24 घंटे से ज्यादा रखा तो कॉन्ट्रवेंशन माना जाएगा, बेल मिल जाएगी। इसलिए पुलिस 24 घंटा थाने में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाती। अब मैजिस्ट्रेट ने तय करना है कि उसको मामला बनता है कि नहीं बनता है, जेल भेजना है कि नहीं भेजना है। बिना मैजिस्ट्रेट या बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के किसी भी व्यक्ति को, चाहे कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, जेल नहीं भेजा जा सकता। जेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोर्ट की प्रॉपर्टी होती है। कोर्ट अपने पास कहां रखे तो वो डिस्ट्रिक्ट जेल में रखता है या जेल में रखता है। तो जेल में निकालना, उठाना, बिठाना, उनकी जमानत देना, उनको बंद करना, सजा देना, सब कोर्ट का ऑर्डर होता है। अब कोर्ट का ऑर्डर तो होता है, लेकिन क्या डीएसपी को बिना किसी कारण के, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अदालत में बुलाया था, मैंने तुमसे कहा था कि इस पर जल्दी चार्जशीट लगा दो, ऐसी चार्जशीट लगा दो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा कर दो, वो नहीं किया, इसलिए मैं गिरफ्तार तत्काल तुमको करके जेल भेज रहा हूं क्योंकि तुम मेरी ऑर्डर के कंप्लायंस क्यों नहीं करते? मैं डिस्ट्रिक्ट जज हूं, तुमको पता नहीं है। हालांकि ये जो एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन है, कोई हमारे अभी मोदी जी ने जैसे मैकाले के वाला प्रकरण उठाया था, ये एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन आज से नहीं चल रही, अंग्रेजों के समय बल्कि मुसलमानों के टाइम से चल रही। अब ये एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन पुलिस के पास भी है, एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी है, सेक्रेटरीट के पास भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी है, लोअर कोर्ट के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है? ट्रिब्यूनल में आप कैसे जज का अपॉइंटमेंट कर देंगे मेरे बगैर? हम करने वाले हैं, तुम नहीं कर सकते। आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंटमेंट का तरीका जो दिया हुआ है कि उसको सरकार प्रेसिडेंट करता है, सरकार के रिकमेंडेशन, आप कैसे कर देंगे? हम बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस बैठा हो, उसकी कॉलेजियम बना ली, कॉलेजियम बनाकर, ये भी तो एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन ही है, कॉलेजियम। तो ये जो समस्या सुप्रीम कोर्ट ने पिन किया है, वो खुद की समस्या भी है उनकी, वो हाईकोर्ट की समस्या भी है, क्योंकि लॉर्डशिप है। आपने देखा यशवंत वर्मा के मामले में, पकड़ गए, सब हो गया, मानने को तैयार नहीं है, पार्लियामेंट महाभियोग लाने को है, उनको काम से विरत कर दिया गया, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन इज द प्राइमरी प्रॉब्लम इन इंडिया सिंस द मुगलिया पीरियड। आज कोई नई बात नहीं है। तो जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम भारत को स्वतंत्र बना देंगे, पहले तंत्र तो अपना स्थापित करें। हमने शिवाजी को धर्म ध्वजा पर लगा दिया। शिवाजी के तंत्र को, शिवाजी का जो मेन काम था वो युद्ध जीतना तो अलग बात है, वो तो बहुत सारे राजा जीतते हारते रहे। शिवाजी ने जो सबसे बड़ा काम किया था वो था कि स्वतंत्र स्थापित किया था। अष्ट प्रधान बिठाए, मुगलिया सल्तनत होने के बावजूद उस समय मुगल शाही बैठी थी, उस समय निजाम शाही बैठी थी, कुतुब शाही बैठी थी, और क्या क्या बैठा था पूरे देश में। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने कहा कि हम राज्याभिषेक करवाएंगे, हिंदवी स्वराज की स्थापना करी। और मुगल सल्तनत ने उस समय यह आदेश दिया कि जो कोई भी पंडित इनका राज्याभिषेक करने जाएगा, हम उसको मृत्यु के घाट उतार देंगे। फिर भी काशी, जहां से प्रधानमंत्री जी खुद चुनकर आते हैं, काशी के कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि हमें मौत स्वीकार है, लेकिन हम स्वतंत्र स्थापित करना चाहते हैं शिवाजी महाराज, तो हम जाएंगे और हम उनकी राज्याभिषेक करेंगे। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया और शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करके उनको सीट पर बिठाया गया। उन्होंने राष्ट्रप्रधान नियुक्त किए, सरदेसाई प्रथा शुरू कर। आप देख रहे हो ना, देशमुख, सरदेसाई और ये सब जो नाम उधर मिलते हैं, ये वो हैं जो शिवाजी महाराज ने पोस्ट स्टैब्लिश की थी। तो शिवाजी महाराज के विषय, मतलब उनको लाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन तंत्र कैसे बदलेंगे? क्योंकि तंत्र तो हमारे यहां ये मानकर चलता है कि वही राजा है। प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव जो रहता है वो कहता है मैं ही राजा हूं, मैं ही जानता हूं। अच्छा, चुनाव वाले लोग जो चुनकर जाते हैं, उनको बेचारों को फील्ड में लड़े कि वो ये ज्ञान हासिल करें। तो ये जो ज्ञानी लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से दुनिया भर के कारनामे बता देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर और फिर सेक्रेटरीट तक। कैसे बदलेगा? These all the problem of
एरोगेंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, भारत में एरोगेंसी हटा दीजिए इनकी। ये जो आईएएस आगे लिखा जाता है, पीसीएस, पीपीएस, आईपीएस, ये सब हटा दीजिए ना। ये पब्लिक सर्वेंट, ऑल आर द पब्लिक सर्वेंट। पीएस लिखिए, पब्लिक सर्वेंट। सबको, चपरासी से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक पीएस लिखिए ना। ये पब्लिक सर्वेंट है, बस ये सर्वेंट हैं। या फिर पब्लिक सर्वेंट भी ना लिखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया है। ये पब्लिक सर्वेंट ऑफ इंडिया है, ये सर्वेंट ऑफ पीपल हैं। आप कर्मचारी हैं, हमारे टैक्स से, हमारे काम से आपको तनख्वाह मिलती है। आपके पास एरोगेंसी किस बात की है? आप कौन हैं? आप कर्मचारी तो हैं केवल। और इतिहास गवाह है, कर्मचारियों का कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। इतिहास तो केवल शासकों का लिखा जाता है। इन कर्मचारियों के द्वारा किए गए दुराचार, इनकी एरोगेंसी, इनके द्वारा किए गए अत्याचार, इनके द्वारा किया गया गलत जो भी है, उसका ठीकरा तो उस समय शासक के खोपड़ी पर फटेगा। कोई नहीं पूछने वाला कि कौन था। ये था कि मोदी जी के शासन में, योगी जी के शासन में, धामी जी के शासन में या स्टालिन के शासन में ऐसा चलता था। ये कारनामे होते थे। एरोगेंसी में अपने पीएसओ के चक्कर में स्वमोटो एक्शन लिया जाता था, जेल भेज दिया जाता था, पुलिस को जेल भेज देती थी, पुलिस मौका पाके जज साहब को जेल भेज देती थी, जज साहब को मौका लगे पुलिस को गिरफ्तार करवा लेते थे। सब अपने अपने अहंकार और अहम के लिए लड़ रहे थे। वो अहम किसी का पूरा नहीं हो रहा था, और जो आदेश दे रहा है उसका अपना भी अहम है। क्योंकि मैं मेरी जगह पर मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, महाराजा नुहुस हूं, तुम्हारी जगह पर तुम। आप लोग को मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट जज की तैयारी कर रहे हैं, और आप जब डिस्ट्रिक्ट जज की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। तो आपकी मर्यादाएं क्या होंगी? सबसे पहली मर्यादा है कि क्या आप सदाचारी हैं? क्या आपने सीख लिया है? क्या आपने मर्यादाएं तय कर ली हैं? क्या आपको मालूम है कि आप भी इनमें, हम में से ही एक हैं? क्या आपको मालूम है कि आप भी भारत की जो निकृष्ट, सबसे नीचे बैठी हुई जनता, उनमें से एक हैं? और उनके भले के लिए आपको नौकर बनाया गया है, आपको सर्वेंट बनाया गया है। कलम आपके हाथ में है, कोट आपने पहन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी किसी को गिरफ्तार करेंगे। इसलिए मैंने ये किस्सा आपको बताया ताकि ये किस्सा समझ लीजिए, और तैयारी करते समय ये बात दिमाग में रहनी चाहिए।